वहीं डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से मुलाकात के बाद दुनिया की निगाहें ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर टिकी थी। अब ट्रंप और ज़ेलेंस्की की भी मुलाकात हो गई है। ज़ेलेंस्की के अलावा यूरोप के भी कई नेता यहां पर मौजूद थे और उनके साथ हुई महत्वपूर्ण वार्ता युद्ध रोकने की दिशा में एक बड़ा रास्ता खोल सकती है। माना जा रहा है कि इसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का रास्ता खोल सकते हैं ताकि यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध को खत्म किया जा सके। इस खबर पर और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ रिटायर्ड राजन कोचर रक्षा विशेषज्ञ और डीके गुप्ता विदेश मामलों के जानकार जो हैं जुड़ चुके हैं। हम उनसे अधिक चर्चा कर लेंगे और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत की है, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका में एक बड़ा बदलाव हो सकता है? जी हाँ, अगर ट्रंप ने पुतिन से बात की है 40 मिनट तक, उसका एक ही मतलब है कि ट्रंप को अब यकीन हो गया है कि उन्होंने पूरी तरह से जेलेंस्की को समझा दिया है कि जेलेंस्की अब जो ईस्टर्न डोनबास का एरिया है, यानी दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, उसको रूस को सौंपने के लिए तैयार हो जाए। और इसी इनपुट के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बात की होगी पुतिन के साथ कि जेलेंस्की इस तरह से तैयार हो गया है, तो आप नेक्स्ट मीटिंग ट्राई पार्टी, यानी एक तरफ अमेरिका और यूक्रेन और रूस के बीच में बातचीत के लिए तैयार हो जाइए। शायद ये बातचीत मॉस्को में होगी, जैसा कि पुतिन ने पहले से ही न्योता दे चुके हैं जब अलास्का में मिले थे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह बातचीत बहुत जल्दी मॉस्को में होगी। क्या जेलेंस्की इस शर्त को मान गए हैं? जेलेंस्की के स्वभाव में पहले भी देखा गया है कि जब वो अमेरिका में होते हैं तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातें कुछ हद तक मान जाते हैं, लेकिन जब एक बार वो हवाई जहाज में बैठ के वापस यूक्रेन कीव अपनी पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, तो वहां सत्ता पक्ष यानी अपनी पार्टी के लोगों के साथ जब बात करते हैं या विपक्ष का दबाव आता है, तो फिर अपना टोन चेंज कर देते हैं। तो अभी जेलेंस्की के सामने सबसे बड़ी जिम्मेवारी या चैलेंज ये है कि वो किस तरह से कीव में जाके अपनी पार्लियामेंट को, चाहे वह उसकी सहयोगी पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, उसको समझाएंगे कि मैंने मान लिया है कि हम ये चार जो प्रांत हैं, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, इसको हैंड ओवर करने वाले हैं रूस को। ये जेलेंस्की के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा, शायद पॉलिटिकली बहुत ही हार्मफुल होगा। कहते हैं कि लग ऐसा रहा है कि अगर वह वाकई ऐसा करेंगे तो अपना वोटर बेस काफी हद तक शायद उनका चला जाएगा। पॉलिटिकली ये उनके लिए एक सुसाइडल कदम होगा। जी बिल्कुल। मैं डीके गुप्ता जी आपके पास भी आना चाहूंगी। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या ट्रंप के दोबारा सक्रिय होने से रूस और यूक्रेन में सीज फायर की संभावना बढ़ सकती है क्या? जी नमस्कार। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि देखिए, रसिया और अमेरिका एक ऐसे पावर है। अगर हम जरा सा बैकग्राउंड में जाएं इसके, तो 1949 में तीन लीडर, एक रसिया के जो थे और चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति, तीनों ने मिलकर यूरोपियन यूनियन जो आज है उसकी रेखा खींच दी थी और उन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज है उसका सीमा क्या होगी तय कर दी थी, बिना किसी से पूछे। जो भी अफेक्टेड कंट्री थे उनसे उन्होंने कभी नहीं पूछा। तीनों लीडर स्टालवर्ट लीडर थे, उसमें सुपर पावर थे। उन्होंने फैसला किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अमेरिका के पास और रसिया के पास इस समय जो मैं समझ पा रहा हूं, उसी लाइन पर चलते हुए ये समझौता होगा रसिया के शर्त पे, अदरवाइज नहीं होगा। वो एक जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, एक अच्छी छवि के लिए वो जेलेंस्की को साथ में लेके चल रहे हैं, जेलेंस्की को साथ में बैठा रहे हैं।
अदरवाइज रसिया और अमेरिका दोनों लीडर ऐसे हैं जो कि खुद ही फैसला कर देंगे। लेकिन इसमें आएगा प्रॉब्लम कि पुतिन अपने शर्तों से पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए अब केवल यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, ये उनके लिए अगेंस्ट नाटो है। और नाटो के लिए धक्का क्या होगा कि नाटो अगर वो जमीन जो रसिया हथियार लिया है अगर वो ले लेता है तो ये नाटो के लिए एक पुश बैक होगा, क्योंकि ये एक्चुअली यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, ये यूरोपियन कंट्रीज की लड़ाई है, जो कि वेस्ट और ईस्ट की भी कह सकते लड़ाई है। तो मुझे नहीं लगता कि समझौता नियर फ्यूचर में इसमें होने जा रहा है। हाँ, कोशिशें दिखा के अपनी एक लीडरशिप बनाने की एक कवायद वो चलती रहेगी, लेकिन पुतिन यहाँ पे एक नेशनलिटी के साथ एक राष्ट्रपति हैं जो कि यूएसएसआर के टूटने के बाद आज उन्होंने अपने रसिया को उस पोजीशन में लाया है कि फिर से नाटो से अकेला लड़ सकता है, और वो जो जमीन ले लिया वो देंगे नहीं। और जेलेंस्की जो है मैं अभी भी बता रहा हूं कि जेलेंस्की कभी भी पार्लियामेंट उनको सपोर्ट नहीं करेगी, और जेलेंस्की भी कहेंगे कि हम जमीन नहीं देंगे, और डील चलती रहेगी। और डील इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पे इसको हम यूक्रेन और रसिया के बीच में डील का देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो है एक इकोनॉमिक वार है, जहाँ पे कि यूरोप की भी निगाह है कि ये अगर चलता रहेगा तो हमारा भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता रहेगा, हमारे हथियार बिकते रहेंगे। इसी तरह से अमेरिका का भी यही है, क्योंकि अमेरिका ने कल भी ये बोला है ट्रंप ने कि मैं यूक्रेन के साथ हूं। अगर बहुत सीरियस होते तो ये सब चीजें नहीं बोलते कि मैं यूक्रेन के साथ हूं, या ये नहीं बोलते कि अगर डील नहीं होगी अगर पुतिन से तो इसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे। एक सुलझा हुआ लीडर कभी भी अपना ऐसा क्वालिटी नहीं शो करता है। तो मुझे जितनी बातें चल रही हैं उससे मुझे लग रहा है कि दौर चलते रहेंगे बैठकों के, लेकिन इसमें समझौता होने की अभी नियर फ्यूचर में कोई संभावना नहीं है। जी बिल्कुल, मैं यूके देवनाथ जी आपके पास आना चाहूंगी। जो यूक्रेन है वो $100 अरब के हथियार जो है अमेरिका से खरीदेगा, तो क्या ये सौदा उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, या फिर ये युद्ध और भी लंबा खिंच जाएगा इस सौदे से? अनिशा जी, हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया के सामने ये बोल रहे हैं कि अब तक 3.5 साल के युद्ध में $300 बिलियन से ज्यादा का अस्त्र शस्त्र यानी हथियार गोला बारूद उन्होंने दे दिए हैं यूक्रेन को। तो अब वो यूरोपियन यूनियन के देशों पर और यूक्रेन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि अब से वह यूक्रेन की सुरक्षा के लिए जो भी हथियार होंगे यूरोप पे करेगा, यूक्रेन पे करेगा। तो यूरोप के देशों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव डाला है कि वो अपनी जीडीपी का जो हिस्सा वो डिफेंस पे खर्च करते हैं 2% से बढ़ाकर 5% करें, ताकि वो अमेरिका से हथियार खरीद कर यूक्रेन को दे सके। इस तरह से वो यूक्रेन के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि यूक्रेन भी इन हथियारों को खरीदे। लेकिन यूक्रेन की इकोनॉमी पिछले 3.5 साल के युद्ध में पूरी तरह से डावाडोल हो गई है। उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, कारखाने थे, बिजली बनाने के संयंत्र थे, सब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो कैसे यूक्रेन इन अस्त्र शस्त्रों को खरीदेगा? एक ही तरीका है कि यूक्रेन अपने जो मिनरल्स हैं यानी खदाने हैं, खासतौर से रेयर अर्थ जो स्पेशल खदाने हैं, उनको अमेरिका को हैंडओवर कर देगा। अमेरिकन मैनेजमेंट को 99 इयर्स के लिए लीज पे दे देगा। तो अमेरिका जाहिर बात है फिर बहुत ही सस्ते दर पर एडवांटेजियस टू यूएसए इस तरह से इन खदानों को एक्सप्लॉइट करेगा। यूक्रेन के पास इतने पैसे नहीं है। $100 बिलियन बहुत मुश्किल है। पहला जो ट्रांश बोला जा रहा है यूक्रेन शुड पे, यूक्रेन पे कर दे $8 बिलियन। $8 बिलियन भी जेलेंस्की के पास नहीं है। जी ठीक है, मैं डीके गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। सुरक्षा गारंटी के बदले इतने बड़े सौदे, हथियार सौदे को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, यहाँ पे सुरक्षा गारंटी अमेरिका क्यों नहीं देगा, मैं बता दूं आपको। देखिए, अमेरिका सुरक्षा गारंटी नॉर्मली उन देशों को देखता है जहाँ पे कि जिनके बॉर्डर्स जो हैं एडवर्सरीज से दूर हों। अमेरिका को अपनी फेस भी बचाना होता है। अमेरिका अगर उसको गारंटी देता है तो इसका मतलब कि आने वाले 50 सालों तक अमेरिका खुद एक रसिया से जो सुपर पावर की लाइन में रसिया चाइना आने लग गए हैं। और यही सब डर है जो कि बिडेन का ट्रम्प 2 का जो शासन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है और मागा के पीछे भाग रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनको अब ये लगने लगा है कि अगर हम 5, 6 साल 10 साल और भी अगर ऐसे ही रह जाते हैं
तो चाइना टेक ओवर कर लेगा, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, बिजनेस में, बल्कि वो एक बस एटॉमिक पावर छोड़ दे तो और हर चीज में वो लगभग आसपास आ रहा है। तो वो ऐसे कंट्री को सिक्योरिटी देने का जिम्मा नहीं उठाएंगे जो रसिया से बिल्कुल लगा हुआ, जिसमें 20% रसिया ऑलरेडी घुस चुका है। तो ये मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और युद्ध नीति कहती है कि कोई देश जो कि अपने को स्ट्रांग रखना चाहता है, दुनिया में दरोगा बनाना चाहता है, वो ऐसे कंट्री के पास नहीं रहेगा जो कि सब इंस्पेक्टर के रैंक के अधिकारी के सामने एक दरोगा नहीं आएगा जो 3 स्टार का होता है। वो कोशिश करेगा कि मैं हाँ, वर्ल्ड मीडिया में और वर्ल्ड फोरम पे वो अपनी छवि बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहां तक मेरी स्टडी है मैं समझ पा रहा हूं कि अमेरिका कभी भी सिक्योरिटी नहीं देगा। जापान को दिया इसलिए क्योंकि जापान की इकोनॉमी स्ट्रांग थी, जापान के आसपास जो एडवर्सरीज कम थे। कनाडा को देता है वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो 13 पार्ट यूएसएसआर के थे उसमें से एक है आपका यूक्रेन, उसको तो बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, डीके गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। यूके देवनाथ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।